नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान स्पेशल में आपको स्वागत है। बता दें कि राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद बुधवार से भले ही स्कूल खोल दिए गए हों, लेकिन पहले दिन जयपुर में सिर्फ 25% छात्र ही स्कूल पहुंचे हैं। राजस्थान में 4 महीने तक 18 दिन के बाद करीब 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले गए थे। कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका से डरे पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजा। कुछ अभी 2-4 दिन माहौल देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं स्कूलों ने जितनी भी तैयारियां बच्चों के आने को लेकर की थी, उसके अनुपात में जयपुर समेत कई अन्य शहरों में बच्चे नहीं पहुंचे हैं। स्कूल्स का यह कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से बच्चे कम आए, क्योंकि ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी पढ़ाई चल रही थी और इसी दौरान सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या नहीं के बराबर देखी गई। और अब निजी और सरकारी स्कूलों का प्रबंधन बच्चों के अभिभावकों को समझाने में जुटा है वो किस तरह से बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखते हैं और ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाएगी। इस दौरान पेरेंट्स से बातचीत की गई तो सामने आया कि कुछ तो बच्चों की वैक्सीन नहीं आने तक भेजने को तैयार नहीं है। साथ ही जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर सीएम चौहान की नौकरी पर तलवार लटक गई है। बता दें 30 साल पहले चौहान ने सरकारी नौकरी में रहते हुए भी अनुकंपा नियुक्ति ले ली। कार्मिक विभाग ने उन्हें दोषी मान लिया, जिसके बाद जल्द ही उन्हें चार्जशीट थमाई जाएगी। हालांकि चीफ इंजीनियर ने सफाई देते हुए बताया कि नियमों के तहत ही अनुकंपा नियुक्ति ली गई थी और ऐसे में TPHD में इंजीनियर्स के मुखिया सीएम चौहान की नौकरी पर अब संकट मंडरा रहा है। कार्मिक विभाग की जांच रिपोर्ट्स में अनुकंपा नियुक्ति लेते वक्त जानकारी छिपाने के लिए चीफ इंजीनियर सीएम चौहान दोषी मान लिए गए हैं। इसी के साथ ही अब जलदाय विभाग ने सीएम चौहान को चार्जशीट थमाने के लिए कहा है और जल्द ही कार्मिक विभाग उन्हें चार्जशीट देगा। दरअसल सीएम चौहान 30 साल पहले PWG में कनिष्ठ अभियंता पर कोटा में कार्यरत थे और ऐसे में उनकी सरकारी नौकरी में कार्यरत रहते हुए PHAD में अनुकंपा नियुक्ति में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति ले ली थी, जिसे कार्मिक विभाग के नियमों का हवाला देते हुए सीएम चौहान को दोषी करार दिया गया है। चीफ इंजीनियर सीएम चौहान ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस 1 अप्रैल 1989 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र भरकर स्वयं के प्रार्थना प्रपत्र भराकर प्राप्त की गई थी। ऐसे में सभी सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में भरकर भेजी गई थी, कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया। अब प्रदेश में मानसून एक्टिव है, लेकिन इस बार सुस्त मानसून ने प्रदेश में पानी का संकट लाकर खड़ा कर दिया है। हालात ये हैं कि पाली जिले में 2 साल बाद फिर से एक बार वाटर ट्रेन चलाए जाने की नौबत आ गई है। 21 सितंबर से ये ट्रेन के जरिए लोगों तक पानी पहुंचाया जाएगा और जयपुर, अजमेर, टोंक के अलावा इस बार पाली शहर और उससे लगते हुए आसपास के करीब 8 शहरों और करीब 1020 गांव में भी पानी की किल्लत झेलनी पड़ेगी। ट्रेन के जरिए हर 4 दिन में एक बार पानी की सप्लाई करने को तैयारी की गई है और राजस्थान में इस पर बांधों की स्थिति डराने वाली बन चुकी है। बताते चलें कि 30 अगस्त तक सामान्य से 12% कम बारिश के कारण स्थिति और भी ज्यादा विकट होती जा रही है। प्रदेश में कुल 727 बांध में 42% बांध ऐसे हैं जो कि सूखे पड़े हैं। 303 बांध ऐसे हैं जहां पर पानी बहुत कम बचा है और इनमें से कुछ प्रमुख बांध हैं जो कि ऐसे हैं जहां पानी की सप्लाई के जरिए अहम हो चुकी है। और राजस्थान के पर्यटन विभाग का स्लोगन है कि क्या पता क्या दिख जाए, लेकिन अब शेखावटी यूनिवर्सिटी का स्लोगन भी इसी से मिलता जुलता खूब चर्चाओं में आ गया है। पता नहीं क्या निकल जाए। आपको बता दें, शेखावटी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं मजाक सा बनकर रह गई हैं, क्योंकि किस कक्षा और विषय के पेपर लिफाफे में किस कक्षा और विषय का पेपर निकल जाए कुछ पता नहीं। लगातार तीसरे दिन आज भी MCOM के लिफाफे में MA के पेपर्स निकले हैं। जानकारी के मुताबिक आज सुबह ही पारी में MCOM फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर था, जहां पर पेपर 2 लिफाफों में पैक्ड आते हैं और वहां पर ऊपर नीले रंग के लिफाफे में MCOM फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसके अंदर खाकी रंग के लिफाफे को देखा गया तो उसमें MA उर्दू लिखा हुआ था। बताते चलें कि वीक्षकों की सतर्कता से वो लिफाफा नहीं खोला गया था और ये पेपर आउट होते होते बच गया है। जानकारी के अनुसार MA उर्दू का पेपर भी आज ही 11 बजे होना था, लेकिन लिफाफा खोलने की बजाय कॉलेज प्रशासन ने इसकी जानकारी यूनिवर्सिटी को दी, तो यूनिवर्सिटी ने दूसरे के पास जाकर कॉलेज में
मुरारका कॉलेज में से एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर उपलब्ध करवाए और विद्यार्थियों को पेपर दिए गए। आज भी इस गलतफहमी के कारण करीब 10 से 12 मिनट तक विद्यार्थियों को पेपर लेट मिले, जिससे फिर से एक बार विद्यार्थियों में टेंशन बढ़ गई। बता दें कि आज लगातार तीसरे दिन ऐसा हुआ है जब किसी और विषय के लिफाफे में किसी अन्य विषय के पेपर निकले हैं। पहले दिन जब मुरारका कॉलेज में एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिफाफे में एमएससी मैथ्स के पेपर निकले थे, तो वहीं दूसरे दिन यानी कि कल कई कॉलेजों में एमएससी बॉटनी के लिफाफे में एमए हिस्ट्री के पेपर निकले थे, जिसके कारण पेपर आउट मानते हुए एमए हिस्ट्री की परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी। और इसके साथ ही अब आज एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिफाफे में एमए उर्दू के पेपर निकले हैं, जिसकी वजह से अब शिक्षकों की सतर्कता से ये पेपर आउट होते होते बच गया। और उदयपुर में शहर से सटे गांव की सड़कों पर वन्य जीवों का दिखना आम बात होता जा रहा है। पिछले कई दिनों से तेंदुए और अन्य वन्य जीवों को दिखने के बाद एक बार फिर से मगरमच्छ शहर की सड़कों पर नजर आया। बता दें, बड़ी मादर रोड पर मंगलवार देर रात मगरमच्छ के दिखने से एक बार तो वाहन चालकों को भी हैरानी हुई और उनमें हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ के मूवमेंट का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि मगरमच्छ मदार तालाब से निकलकर पहाड़ी की ओर चला गया। दरअसल उदयपुर शहर में मदार तालाब में कई मगरमच्छ रहते हैं और कई बार ये मगरमच्छ तालाब से निकलकर गांव की सड़कों पर नजर आए। इसी बीच आपको बता दें, इससे पहले भी गांव की मुख्य सड़क तक मगरमच्छ आ गए थे। मगरमच्छ के मूवमेंट का ये इलाका आबादी जो है बस्ती से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर है। और राजस्थान में पिछले कई दिनों से थमा हुआ मॉनसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है और ऐसे में लगभग करीब 20 दिन बाद सोमवार से कृष्ण जन्माष्टमी से मेहरबान हुए मेघ अपना असर दिखा रहे हैं। ताजा अपडेट यह है कि मौसम विभाग ने गुरुवार को पूर्वी राजस्थान के सिरोही जिले में और पश्चिमी राजस्थान के जालौर, पाली और बाड़मेर जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। तो वहीं प्रदेश के 21 जिलों में हल्की बारिश की संभावनाएं भी जताई गई। इन सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि बड़ी बात यह रही कि प्रदेश में तीसरे दौर की बारिश में ये पहला मौका है जब मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं अब तक देखा जाए तो कोटा संभाग में ही अच्छी बारिश देखने को मिली थी। इसी दौरान राजस्थान के जयपुर में भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 2 दिनों से बारिश का खासा असर देखने को मिल रहा है। और राजस्थान के बाड़मेर जिले से 3 नाबालिग बच्चों के लापता होने का मामला सामने आया है। मंडली थाने में 3 नाबालिग बालिकाओं के गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया और पुलिस की अलग अलग टीमें नाबालिग बच्चों की तलाश में भी जुट गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि मंडली थाना अधिकारी सुमन बुंदेला ने बताया कि मंगलवार देर शाम को थाने में एक गुमशुदगी की दर्ज की गई रिपोर्ट, जिसमें यह बताया गया कि अचानक से ये 3 बच्चियां घर से लापता हो गई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी और बताया जा रहा है कि अभी तक की जांच में पता चला है कि तीनों बालिकाएं बनियावास से टैक्सी में बैठकर गई थी और बताते हैं कि टैक्सी में सवार होने के बाद बस से जोधपुर पहुंची और वहां इसे पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बालोतरा वृत्ता अधिकारी को मंडली थाने में ही कैंप करके इसे पूरे मामले की जांच पड़ताल के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब पुलिस की 2 टीमों के साथ ही परिवार के लोग लगातार बच्चों की छानबीन कर रहे हैं। बच्चों के लापता होने के बाद से परिजनों का इस वक्त बुरा हाल हो चुका है, लेकिन अब बता दें कि अभी तक बच्चियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि जांच की जा रही है और उनकी तलाश जारी है। और राजस्थान के चरू में फूड पॉइजनिंग से करीब 100 से ज्यादा लोगों की हालत बिगड़ गई है। बता दें, सरदार शहर तहसील के वार्ड 44 में बुधवार को कालू कुचामणिया की 4 बेटियों का निकाह था, जहां पर बुधवार शाम के समय बारात को विदा कर दिया गया, लेकिन घर में आए रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोगों को पेट दर्द और उल्टी शुरू हो गई। तबीयत बिगड़ने पर सभी को अस्पताल ले जाया गया और एक साथ ही मरीजों की भीड़ से अस्पताल में बेड की कमी देखने को मिली। मरीजों को जमीन पर लेटाकर इलाज किया गया। साथ ही आपको बता दें कि बारातियों की भी रास्ते में तबीयत खराब हो गई।
ऐसे में करीब 89 मरीजों को देर रात भर्ती करवाया गया और गुरुवार की सुबह 22 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि सभी की स्थिति फिलहाल सामान्य है, कोई भी गंभीर स्थिति में नहीं है। और जिले के पदमपुर क्षेत्र में बुधवार रात को हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बता दें, दोनों बाइक से गांव 24 बीबी में काम करने के बाद अपने गांव से बीबी की तरफ लौट रहे थे और इसी बीच सामने से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी है। दोनों की मौत हो गई और हादसा गांव से 16 बीबी के पास हुआ है। हादसे के बाद आसपास के गांव वाले दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो वहीं एक मकान बनाने वाला मिस्त्री था तो वहीं दूसरा मजदूर था। दोनों के पास गांव में एक बिल्डिंग निर्माण में मजदूरी पर जाते थे। वहां से एक ही बाइक पर दोनों वापस लौट रहे थे और हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और घायलों को अस्पताल लेकर रवाना हो गई। ऐसे में अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों ने दम तोड़ दिया। शव सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में रखा गया है। और इसी बीच आपको बता दें कि बीकानेर के धरी से मिली युवक की लाश का राज खोल दिया गया है। बता दें, एक मर्डर है ये, जहां पर उसके दोस्त ने ही इस हत्या को अंजाम दिया है। ये लाश पुलिस को मिली थी, जहां पर युवक ने जिस कारण अपने दोस्त की हत्या कर दी। बताते चलें, बहुत मामूली सी बात थी और इस बात से निश्चिंत होकर हत्या कर दी गई और पकड़ा नहीं जाएगा ये सोचकर शव को फेंक कर चला गया ये शख्स। कम से कम परेशानी से तो पीछा छूट जाएगा ये सोचकर। कारण सिर्फ इतना था कि युवक का अपने दोस्त उधार दिए रुपए पर ब्याज मांग रहा था। हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुए दोस्त ने पुलिस को बताया है कि टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल में कई बार देखा गया है कि हत्या का राज नहीं खुलता। इसी कारण मैंने भी दोस्त को मारकर एक गड्ढे में डाल दिया और उस पर खींप डाल दी और रोज रोज की उसकी ब्याज से डिमांड से पीछा छुड़ा लिया गया। ऐसे में आपको बता दें, सीरियल की कहानियों से वो मानकर बैठा था कि वो पकड़ा ही नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आकाशीय बिजली गिरने से न जाने कितने लोगों की मौत हो गई है और न जाने कितने लोगों का ही नुकसान हो गया, लेकिन आज तक आकाशीय बिजली पर कोई भी कंट्रोल नहीं पा सका है। लेकिन आकाशीय बिजली पर कंट्रोल पाना नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि आकाशीय बिजली कुदरती है। और ऐसे में आपको बता दें कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब आकाशीय बिजली को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। आकाशीय बिजली को कंट्रोल करने के लिए लेजर लाइट फेंक कर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाएगा। और वो कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अल्प्स के पहाड़ों के ऊपर एक अनोखा प्रयोग होने वाला है। इसमें आकाशीय बिजली को जमीन से लेकर लेजर लाइट फेंक कर नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि इस काम के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा के वैज्ञानिक दिन रात एक कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने सेंटिस रेडियो ट्रांसमिशन टावर की चोटी पर एक बड़े लेजर लाइट को लगाया है, जो बिजली के पैदा होते ही आकाश में लेजर छोड़ेगा। यह एक तरीके का अत्याधुनिक लाइटनिंग रॉड की तरह काम करेगा। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों की इस टीम को स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक जीन पियरे वोल्फ लीड कर रहे हैं। वो 20 सालों से लेजर पर काम कर रहे हैं। अब उनका प्रयास है कि वो लेजर के जरिए आकाशीय बिजली और मौसम को नियंत्रित कर सके। आपको बताते चले कि लेजर एक बेहद पतली और उच्च ऊर्जा वाली रोशनी होती है। इसका उपयोग हीरे की कटाई, सर्जरी से लेकर बारकोड रीडिंग तक किया जाता है। जीन पियरे की टीम ने पेरिस यूनिवर्सिटी, लाउसेन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक, रॉकेट बनाने वाली कंपनी एरियन समूह के साइंटिस्ट और लेजर लाइट बनाने वाली जर्मन हाईटेक कंपनी ट्रम्प के लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से 1 साल देरी के बावजूद अब लेजर लाइट फेंकने वाली नली को सेंटिस पहाड़ के ऊपर लगाया जा रहा है। इस चोटी की ऊंचाई लगभग 8,200 फीट है। वोल्फ ने कहा है कि यूरोप में यह इकलौती ऐसी चोटी है जहां पर सबसे ज्यादा बिजली गिरती रहती है। यहाँ पर एक रेडियो ट्रांसमिशन टावर भी है, जिस पर साल में 100 से 400 बार बिजली गिरती है। आपको बताते चले इसी वजह से यहाँ पर प्रयोग करना और उसे पुख्ता करना आसान हो गया। अब मुद्दा ये है कि होगा कैसे। आपको बता दें कि जब तूफानी बादलों के बीच की हवा आपस में टकराती है, तब वहाँ मौजूद आइस क्रिस्टल और पानी की बूंदें एक दूसरे से रगड़ने लगती हैं।
इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एक तरह का चार्ज पैदा करते हैं जो अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ खींचने लगता है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड बेहद मजबूत होता है। लेजर लाइट भी प्राकृतिक माहौल के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने की क्षमता रखती है, लेकिन अपोजिट चार्ज के साथ। जीन पेरे वोल्फ अपनी लेजर लाइटिंग रॉड के साथ आकाश में बिजली पैदा करेंगे, उसके बाद उस पर नियंत्रण भी करेंगे। इसके बाद आपको बताते चले, जब आकाशीय बिजली गिरेगी तब उस पर परीक्षण किया जाएगा। यह लेजर लाइट मौजूदा 400 फीट ऊंचे रेडियो टावर के बगल से ही आकाश की तरफ दागी जाएगी। पारंपरिक तौर पर देखिए तो लाइटिंग रॉड एक बेहद सीमित क्षेत्र को आकाशीय बिजली से बचाती भी है। जीन पेरे ने बताया है कि इस प्रयोग का सबसे पहला उपयोग सैटेलाइट ले जाने वाले रॉकेट की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। अक्सर लॉन्च के समय बिजली गिरती तो नहीं है, लेकिन आकाश में कड़कती जरूर है। साथ ही एयरपोर्ट पर भी लगाया जा सकेगा। जीन पेरे ने आगे कहा है कि हर साल आकाशीय बिजली से बचाव के लिए यंत्रों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ये करोड़ों अरबों का व्यापार है। अमेरिका में बिजली गिरने की घटनाओं से हर साल लगभग करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाता है। इसकी वजह है लगातार हो रहा जलवायु परिवर्तन। लेजर लाइट से आकाशीय बिजली को नियंत्रित करने की इस प्रोजेक्ट को यूरोपियन कमीशन फंड कह रहा है। यह प्रयोग अभी अपने शुरुआती चरणों में है। जीन पेरे ने आगे बताया है कि हर साल दुनिया भर में 6 से 24 हजार लोग बिजली गिरने से दम तोड़ देते हैं। करोड़ों रुपयों के इलेक्ट्रॉनिक्स और ढांचे का नुकसान होता है। आकाशीय बिजली एक बड़ी आपदा है। लेजर लाइटनिंग रॉड रेडियो टावर से ऊर्जा लेगा। हमने इस पूरे साइंटिफिक प्रोजेक्ट को साइंटिस्ट चोटी पर पहुंचाने के लिए केबल कार और हेलीकॉप्टर्स की मदद ली थी। यह एक बेहद बड़ी लेजर लाइट है। इस प्रोजेक्ट के जरिए करीब 29 टन का माल और यंत्र साइंटिस्ट चोटी पर पहुंचाया जा चुका है। इसके अलावा 18 टन का कंक्रीट मटेरियल भी इस ऊंचाई तक पहले ही पहुंच गया है। इस चोटी पर हवा की गति करीब 193 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। ऐसे में यहाँ पर किसी वस्तु को संतुलित तरीके से खड़ा करना एक बड़ा और दुर्लभ कार्य था। इस पूरे सिस्टम को चोटी पर लगाने में करीब 2 हफ्ते का समय लगा था। अब यह लेजर लाइट का प्रयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। लेजर लाइट हर सेकंड 1000 पल्स आकाश की तरफ फेंकेगी, जो किसी भी परमाणु संयंत्र की ताकत के बराबर होता है। लेकिन यह लाइट बेहद कम समय के लिए छोड़ी जाएगी। आपको बताते चले कि सुरक्षा के लिए इस लेजर लाइट के चारों तरफ 5 किलोमीटर के इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया, ताकि कोई भी नागरिक, मालवाहक या सैन्य विमान इधर से न गुजरे। लोगों को भी मना किया गया है कि इसे देखने से बचे, क्योंकि इससे उनकी आंखों को नुकसान भी हो सकता है। आपको बताते चले कि लेजर लाइट हमेशा ऑन नहीं होगा। सिर्फ उसी समय इसे ऑन किया जाएगा जब आकाशीय बिजली के पैदा होने की संभावना होगी। लेजर लाइट के साथ यहाँ पर कई ताकतवर कैमरे भी लगाए गए हैं, जो आकाशीय बिजली और लेजर लाइट के प्रयोग की तस्वीरें 3 लाख फ्रेम प्रति सेकंड की दर से फोटो लेंगे। इससे वोल्फ और उनकी टीम को लेजर और आकाशीय बिजली के टकराव, मिलन आदि की जानकारी आसानी से मिल सके। जीन ने आगे बताया है कि उनकी लेजर लाइट बेहद रुचिकर है। जैसे ही लेजर लाइट अपनी पूरी तीव्रता के साथ आकाश में जाएगी, या लाल रंग से बदलकर सफेद हो जाएगी। इसे देखना किसी हैरान कर देने वाली घटना से कम न होगा। इसका प्रयोग आपको बताते चले सितंबर के अंत तक हो जाएगा, क्योंकि इस समय स्विस एल्प्स के पहाड़ों के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके बाद के प्रयोग किसी एयरपोर्ट पर किए जाएंगे, जिसकी तकनीक अगले कुछ सालों में विकसित कर ली जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज।